Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly three issues. The first issue is how does a president rule function? Second issue is the Panchayati Raj movement is in distress, and third issue is related to Manrega. So let's discuss all the issues in detail. What is the difference between a president rule and a national emergency? In this article, we will discuss various provisions of a president rule and a national emergency in Indian Constitution. So let's discuss the issue in detail. Why news? On February 13, 4 days after Manipur Chief Minister N. Biren Singh's resignation, President rule has been implemented in the violence-hit state of Manipur. फरवरी 13 को मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड किया जा चुका है। इससे पहले चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने वहां पर अपना रिजाइन गिवन किया था। A notification from the Ministry of Home Affairs stated that President Draupadi Murmu was satisfied that a situation has arisen in which the government of that state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है इससे रिलेटेड, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मणिपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ है, इसको इससे रिलेटेड जो भी कंसर्न थे प्रेसिडेंट उसको लेकर सेटिस्फाई हुआ है। बिकॉज जब तक प्रेसिडेंट स्टेट की उस सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। वाई हैज इट बीन इम्पोज? मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज क्यों किया गया है? Violence between the Meitei and Kuki-Zo communities ongoing since May 2023 has claimed about 250 lives and displaced over 60,000 people. Because मणिपुर के अंदर मैती एंड कुकी-जो कम्युनिटीज के बीच मई 2023 से कंटिन्यू यहाँ पर वायलेंस चल रहे थे और इस वायलेंस में अबाउट 250 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है एंड 60,000 के आसपास पीपल इसमें डिस्प्लेस्ड हुए हैं। Conflict originated from the Meitei demand for ST status, which the Kukis opposed, fearing loss of job opportunities and other affirmative actions mean for STs. कॉन्फ्लिक्ट इसलिए स्टार्ट हुआ बिकॉज मैथी कम्युनिटी के पीपल यहाँ पे एसटी स्टेटस चाहते हैं, जबकि कुकी कम्युनिटी के लोग इसका ओपोज कर रहे हैं। कुकी कम्युनिटी के लोगों को लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज का फियर है। A political crisis erupted in the state after Mr. Singh resigned on February 9, and the state BJP leadership struggled to reach a consensus on his successor. पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर तब स्टार्ट होता है जब मिस्टर सिंह ने फरवरी 9 को यहाँ पर रिजाइन किया है और मणिपुर के अंदर भी बीजेपी लीडरशिप गवर्नमेंट थी, बट यहाँ पर बीजेपी स्टेट बीजेपी लीडरशिप नेक्स्ट सीएम के लिए कॉन्सेंसस नहीं कर पाई। इस वजह से लास्ट में प्रेसिडेंट रूल ही एक ऑप्शन यहाँ पर बचा था। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन से? प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, इमर्जेंसी प्रोविजन टेकन फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से टेकन किए गए हैं। आउटलाइंड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी यूनिटी एंड सिक्योरिटी। पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन का प्रोविजन किया गया है, इसके थ्रू इंडिया की सॉवरेनिटी यूनिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। They empower the central government to address extraordinary crises by temporarily assuming control to ensure stability and safeguarding the democratic framework. प्रेसिडेंट रोल जब भी किसी स्टेट के अंदर इम्पोज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइस को एड्रेस करने की पावर मिल जाती है। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टेट की स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को सेफगार्ड करने के लिए स्टेट की ऑल पावर्स को अपने अंडर में लेना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप्स की इमरजेंसीज का प्रोविजन है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, नंबर 2 स्टेट आर्टिकल 356, नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इन Manipur, the president has proclaimed
a state emergency, popularly known as a president rule or constitutional machinery, by exercising powers under Article 356। मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 का यूज किया और वहां पर स्टेट इमरजेंसी यहाँ पर प्रोक्लेम किया। स्टेट इमरजेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज ए प्रेसिडेंट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। This fulfills the Union obligation under Article 355 to protect states against external aggression and internal disturbances। आर्टिकल 355 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन की ये ड्यूटी होगी, ऑब्लिगेशन होगा कि वो स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से अपने आप को प्रोटेक्ट करे। इट मीन्स इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन है किसी भी स्टेट के अंदर, इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में नहीं की जा सकती। देन आर्टिकल 355 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशंस गिवन किए गए हैं। व्हेन अ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस और माल परफॉर्मेंस, आर्टिकल 356 वन एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन। किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर नॉन परफॉर्मेंस या फिर मेल परफॉर्मेंस की वजह से फेल्योर होता है, आर्टिकल 356 वन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है। This effectively transfers all executive function of the state to the center and legislative functions to parliament while leaving the high court's power unaffected। किसी भी स्टेट के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है तो उस स्टेट की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस स्टेट सेंटर के पास आ जाते हैं एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस जितने भी होंगे वो पार्लियामेंट के अंडर आ जाते हैं, बट हाई कोर्ट से रिलेटेड पावर अनअफेक्टेड रहती है। Additionally, Article 365 provides that if a state fails to comply with any union direction under constitutional provisions, the president may declare a constitutional emergency। आर्टिकल 356 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई स्टेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं, उस केस में भी उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। Proclamation must be laid before each House of Parliament as per Clause 3 of Article 356। The proclamation must be laid before each House of Parliament and unless approved by simple majority in both houses, it is after 2 months। किसी भी स्टेट के अंदर जो भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, इससे रिलेटेड प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के बहुत हाउसेस के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर वो पास नहीं होता है तो ये ओनली 2 मंथ तक रहेगा, अदरवाइज इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। इफेक्टिव फॉर 6 मंथ, once approved it remains effective for 6 months from the proclamation date with further 6 month extension requiring additional parliamentary approval। प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ के लिए इफेक्टिव रहता है, उसके बाद इसको अगर इंक्रीज करना है तो नेक्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ इसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया सकता है, बट मैक्सिमम 3 years के लिए ही प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। रिन्यूएबल बियॉन्ड 1 year इज अलाउड ओनली इफ 2 कंडीशंस आर मेट। 1 year से ज़्यादा अगर प्रेसिडेंट रूल के टेन्योर को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। एन इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट या कंट्री के अंदर अगर इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, उस केस में किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को 1 year से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। नंबर 2, if the election commission certifies that president rule is necessary due to difficulties in conducting state elections। इलेक्शन कमीशन अगर सर्टिफाई करता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जहां पर पहले से ही प्रेसिडेंट रूल इम्पोज है, उस स्टेट के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट कराना अभी डिफिकल्ट है, उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल को नेक्स्ट 1 year, इट मीन्स 1 year के बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। However, in no case can the proclamation remain effective for more than 3 years। 3 years से ज़्यादा किसी भी केस में प्रेसिडेंट रूल इफेक्टिव नहीं हो सकता। How is a constitutional emergency different from a national emergency? Constitutional emergency national emergency से किस तरह से डिफरेंस है? Article 352 govern the proclamation of a national emergency which has been invoked thrice during the 1962 Indo-China War, 1971 armed conflict with Pakistan, and 1975 on grounds of internal disturbances। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी का जो भी प्रोक्लेमेशन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। अभी तक इंडिया के अंदर 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जा चुका है। वहीं प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी 135 टाइम इम्पोज किया चुका है इंडिया के 35
यूटी और स्टेट के अंदर। पहली बार नेशनल इमरजेंसी 1962 इंडिया चाइना वॉर के ड्यूरिंग डिक्लेयर किया गया था। सेकेंड टाइम 1971 में पाकिस्तान के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे उस टाइम पर भी इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करना पड़ा था। थर्ड टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। In 1975, then Prime Minister Indira Gandhi declared the emergency after the Allahabad High Court in the state of Uttar Pradesh versus Raj Nivas found her guilty of electoral malpractices and debarred her from holding any elected post. इंदिरा गांधी के टेन्योर के ड्यूरिंग 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इंदिरा गांधी के द्वारा तब किया गया था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की वजह से गिल्टी यहाँ पर डिक्लेयर किया था और किसी भी इलेक्टेड पोस्ट को होल्डिंग करने से इंदिरा गांधी को यहाँ पर कोर्ट की तरफ से डिबेट कर दिया गया। ग्राउंड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? अनलाइक अ स्टेट इमरजेंसी, प्रोक्लेमिंग अ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स दैट द प्रेसिडेंट बी सेटिस्फाइड दैट इंडिया सिक्योरिटी और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। अगर इंडिया के प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया के अंदर या इंडिया के किसी पार्ट के अंदर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन से रिलेटेड थ्रेट है, उस केस में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 इंट्रोड्यूस मल्टीपल सेफगार्ड टू प्रिवेंट मिसयूज। नेशनल इमरजेंसी का मिसयूज ना हो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर मल्टीपल सेफगार्ड प्रोविजन किए गए हैं। अब ये सेफगार्ड कौन कौन से, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इट रिप्लेस टू इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस 1978 से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर इंडिया के अंदर होता है तो यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता था, बट अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को यहाँ पर आर्म्ड रेबेलियन के साथ रिप्लेस कर दिया गया 1978 में। मैंडेटेड रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट रादर देन जस्ट द प्राइम मिनिस्टर। पहले यानी 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ओनली प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया जाता था नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ही सफिशिएंट थी। बट अब इसको चेंज कर दिया गया, इसमें कैबिनेट के द्वारा रिटर्न रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को करना होगा, उसके बाद ही नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने ओनली अपने ही रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट के लिए दिया गया था और नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी, अब ऐसा नहीं होगा, फुल कैबिनेट को यहाँ पर रिटर्न रिकमेंडेशन गिवन करना होगा प्रेसिडेंट के लिए, उसके बाद ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। इट मीन्स करंट में ओनली प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अगर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करें कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ऑल जितने भी कैबिनेट मेंबर हैं उनका रिटर्न रिकमेंडेशन गिवन करना होगा। It shortened the parliamentary approval with window from 2 months to 1 month। 1978 से पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल नेशनल इमरजेंसी के लिए जो टाइम पीरियड था वो 2 मंथ था, अब इसको रिड्यूस करके 1 मंथ कर दिया गया। इट मीन्स इंडिया के अंदर अगर आज के डेट में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो पार्लियामेंट को 1 मंथ के अंदर इससे रिलेटेड अप्रूवल पास करना होगा। पहले ये टाइम पीरियड 2 मंथ था। It also clarified that Article 20 and 21 cannot be suspended and that the President must revoke the proclamation if the Lok Sabha pass a resolution disapproving it। नेक्स्ट चेंजेस जो 1978 में किया गया वो ये किया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं हो सकते। इससे पहले आर्टिकल 20 एंड 21 भी सस्पेंड हो सकता था। एंड नेक्स्ट इसके अंदर न्यू प्रोविजन जो किया गया वो न्यू प्रोविजन ये था कि प्रेसिडेंट को अगर प्रोक्लेमेशन को अगर रिवोक करना है, इट मीन्स जो भी नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने किया है, अगर इस प्रोक्लेमेशन को रिवोक करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर लोकसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग रेजोल्यूशन पास कराना होगा, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोक्लेमेशन को रिवोक किया जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर नेशनल इमरजेंसी आज डिक्लेयर हो जाती है और प्रेसिडेंट ने इससे रिलेटेड प्रोक्लेमेशन किया है, अगर वो चाहता है कि इस प्रोक्लेमेशन को रिवोक किया जाए तो उसके लिए भी लोकसभा, ओनली लोकसभा, ना कि राज्यसभा, नॉट पार्लियामेंट, ओनली लोकसभा
के थ्रू यहाँ पर डिसअप्रूविंग रेजोल्यूशन पास कराना होगा। दिस इज दिस अमेंडमेंट restored judicial review of precedent satisfaction in proclaiming an emergency, a safeguard removed by 38th Constitutional Amendment 1975। 1975 में 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू किसी भी इमरजेंसी का प्रेसिडेंट इमरजेंसी का नहीं किया जा सकता। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया कि इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नो टाइम, अनलाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी व्हिच कैन लास्ट अप टू 3 इयर्स, अ नेशनल इमरजेंसी हैज नो टाइम लिमिट। प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के लिए जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है वो 3 ईयर के लिए किया जा सकता है, बट नेशनल इमरजेंसी के केस में टाइम लिमिट नहीं है। नीड्स अ स्पेशल मेजोरिटी एडिशनली वाइल द प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, नेशनल इमरजेंसी नीड्स अ स्पेशल मेजोरिटी। किसी स्टेट के अंदर एडमिन जैसे मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है, इस इससे रिलेटेड प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट के थ्रू सिंपल मेजोरिटी से पास होना होगा। वहीं नेशनल इमरजेंसी के केस में नो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से उस प्रोक्लेमेशन को पास कराना होगा। इन अ नेशनल इमरजेंसी द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन, whereas under president rule the state executive is dismissed and the legislature is suspended or dissolved। नेशनल इमरजेंसी जब भी इम्पोज की जाती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू फंक्शन करते रहते हैं। इट मीन्स इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट प्रेसिडेंट रूल के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस कर दी जाती है एंड लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड की जाएगी या डिजोल्व की जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर दो केस है। प्रेसिडेंट रूल अगर मणिपुर के अंदर इम्पोज हो चुका है तो वहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वहाँ की उसको या तो सस्पेंड कर दिया गया है या डिजोल्व। अभी फिलहाल ये सस्पेंडेड है क्योंकि पार्लियामेंट से इससे रिलेटेड अप्रूवल पास नहीं हुआ है। पार्लियामेंट से जैसे ही अप्रूवल पास हो जाएगा वो डिजोल्व हो जाएगी। बात अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव की जाए, स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाता है। However, the Manipur Assembly, which has a tenure till 2027, has not been dissolved but is placed under suspended animation। मणिपुर असेंबली जिसका टेन्योर 2027 तक है, डिजोल्व उसको नहीं किया गया है। इट मीन पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुआ है, सस्पेंडेड एनिमेशन में उसको रखा गया है। दिस मीन्स दैट द असेंबली इज टेम्परेरी पोस्ट अलाउइंग इट रिवाइवल इफ अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिस्टोर्ड। इसका मीनिंग ये हुआ कि असेंबली जो मणिपुर असेंबली है उसको टेम्परेरी पॉज कर दिया गया है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर रिस्टोर हो जाती है मणिपुर के अंदर तो इसको रिवाइवल अगेन कर दिया जाएगा। डच प्रेसिडेंट रूल अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स का प्रेसिडेंट रूल फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है। प्रेसिडेंट रूल डज नॉट अफेक्ट सिटीजंस फंडामेंटल राइट अनलाइक अ नेशनल इमरजेंसी वेयर अंडर आर्टिकल 358 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 बिकम इनऑपरेटिव एंड द प्रेसिडेंट में सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। प्रेसिडेंट रूल के केस में सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं होते हैं, जबकि नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 9 से रिलेटेड जो 19 से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं और प्रेसिडेंट चाहे तो अदर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है। बट आर्टिकल 20 एंड 21 के अंदर किसी भी टाइप का यहाँ पर इंटरफेयर इसमें नहीं किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के केस में। Under President rule, the President acquires extraordinary power with the Governor on her behalf, administering the state with assistance from the Chief Secretary or advisors appointed by the President। प्रेसिडेंट रूल के केस में प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यहाँ पर मिल जाती है और जिस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट चीफ सेक्रेटरी या एडवाइजर के थ्रू एडमिनिस्टर उस स्टेट को करता है। Additionally, Article 357 allow Parliament to confer legislative power on the President and authorize a delegation to another authority while also giving the President power to sanction expenditure from the state's consolidated fund। आर्टिकल 357 के अंदर ये प्रोविजन किया गया कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को जिस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल है उससे रिलेटेड लेजिस्लेटिव पावर कॉन्फर करेंगे, स्पेशली जो भी एक्सपेंडिचर उस स्टेट के अंदर हो रहे हैं वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू सैंक्शन किए जाएंगे। हाउ ऑफन प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज, प्रेसिडेंट रूल अभी किस स्टेट में कितनी बार इम्पोज किया गया है।
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होप इट वुड रिमेन अ डेड लेटर। प्रेसिडेंट से रिलेटेड डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि शायद डेड लेटर में पड़ा रहेगा और कभी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 134 टाइम्स अक्रॉस 29 स्टेट एंड यूटीज। अभी तक अबाउट 29 स्टेट एंड यूटीज के अंदर 134 टाइम प्रेसिडेंट रूल इससे पहले इम्पोज किया जा चुका है। प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज नियरली 134 टाइम्स अक्रॉस 29 स्टेट एंड यूटीज since the constitution took effect in 1950, reflecting its dual role as both a crisis management tool and a politically contentious measures। 1950 में जब से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है तब से लेकर अब तक इंडिया के अंदर अबाउट 134-35 टाइम इम्पोज प्रेसिडेंट रूल किया जा चुका है। और इस तरह से हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट टूल और पॉलिटिकली कंटेंटियस मेजर्स के रूप में ड्यूअल रोल प्ले करता है। पंजाब द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356 अकॉर्डिंग जून 1951 इन पंजाब। पंजाब के अंदर पहली बार 1951 में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। मणिपुर इज टाइड विद यूपी फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंट imposition of president rule at 10 times each, driven by chronic political instability, with Manipur's latest imposition bring its total to 11। मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन जो हुआ है वो मणिपुर के अंदर हुआ है। यूपी के अंदर सेकंड नंबर पर लगभग 10 टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। द लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर लास्टेड 2 years एंड 157 days। मणिपुर में लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल जो रहा है वो 2 year 157 days तक रहा है। 1969 से 1972 तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल रहा। Jammu and Kashmir hold the record for the longest cumulative duration over 12 years, 4,668 days, due to militancy and separatist movement, followed by Punjab and Puducherry। लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन की अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ड्यू टू मिलिटेंट्स एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट 12 ईयर तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। वहीं सेकंड नंबर पंजाब के अंदर 10 ईयर तक प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। एंड थर्ड नंबर पर पुडुचेरी जहाँ पर 7 ईयर अबाउट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा चुका है। व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट द यूज एंड मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के यूज एंड मिसयूज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस हैं। इन द लैंडमार्क एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट held that the president power under article 356 is conditional, not absolute, and that any proclamation is subject to judicial review। 1994 में एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट की जो पावर है वो कंडीशनल है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एंड प्रेसिडेंट का इससे रिलेटेड जो भी प्रोक्लेमेशन होगा वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन इफ फाउंड मालाफाइड और बेस्ड ऑन इररिलेवेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्राउंड। प्रेसिडेंट रूल का ग्राउंड अगर इरेलीवेंट है, एक्सटेरियर ग्राउंड है और इससे रिलेटेड अगर मालाफाइड फाउंड किए जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को पावर है कि वो इस प्रेसिडेंट रूल को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। एडमिन मणिपुर के अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है वो इरेलीवेंट है, एक्सटर्नल ग्राउंड्स है, इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट भी इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है एंड सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। The top court further clarified that the president cannot dissolve the assembly without parliament's approval, and that the center must first issue a warning notice to the erring state seeking an explanation। 1994 में कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंट जिस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है उस स्टेट की असेंबली को डिजोल्व तब तक नहीं कर सकता जब तक कि पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल ना जाए। इट मीन मणिपुर के अंदर मणिपुर असेंबली को डिजोल्व नहीं किया सकता, ओनली सस्पेंड किया गया है। पार्लियामेंट से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो उस केस पर उसको डिजोल्व कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को मणिपुर स्टेट के अंदर एक वार्निंग नोटिस इशू करना पड़ेगा। वंस प्रोक्लेम्ड द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गो एज टू गवर्नमेंट इन वन स्पेयर इज इम्परमिसिबल। पार्लियामेंट के द्वारा अगर प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड अगर पास कर दिया जाता है, कोई भी बिल पास कर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अब नहीं रहेगी, बिकॉज टू गवर्नमेंट एक ही स्टेट के अंदर रन नहीं कर सकते।
Moreover, the Supreme Court clarified that president rule must be invoked only for breakdown of the constitutional machinery, distinct from ordinary law and order failures and never for political gain. सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंट रूल ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन के या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर के केस में इम्पोज किया सकता है। ऑर्डिनरी लॉ या ऑर्डर फेल्योर अगर होता है उस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया सकता और पॉलिटिकल गेन के लिए प्रेसिडेंट रूल कभी। Why Panchayati Raj institutions are in distress? In this article, we will discuss about various issues and challenges related to Panchayati Raj institutions. The 73rd Amendment to the Constitution passed in 1992 is one of the landmarks of India's journey establishing the Panchayati Raj system. 1992 में इंडिया के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। ये इंडिया की जर्नी का एक लैंडमार्क स्टेप रहा है बिकॉज इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए थे इंडिया के अंदर। हाउएवर द मोमेंटम टुवर्ड्स डीपनिंग लोकल गवर्नेंस इन इंडिया हैज स्टॉल्ड। लोकल गवर्नेंस को डीप करने के लिए मोमेंटम अब करंट में अगर देखा जाए तो स्टॉल्ड हो चुका है। बिग शिफ्ट इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आर थ्रेटनिंग टू मेक पंचायत इरेलीवेंट बिकॉज टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी के अंदर बिग शिफ्ट हुए हैं जिसकी वजह से पंचायत इरेलीवेंट हो चुके हैं करंट टाइम में। 73rd अमेंडमेंट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डिसेंट्रलाइजेशन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में। थ्री टायर सिस्टम एट द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल with a regular cycle of local elections and 50% reservation for women, SC and ST kicked off a movement that took democracy to the grassroots level. 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया के अंदर पंचायत राज सिस्टम में थ्री टायर सिस्टम यहाँ पर प्रपोज किया गया, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इन सभी टायर के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। साथ ही रिजर्वेशन का प्रोविजन यहाँ पर वुमेन, SC ST के लिए किया गया है। मेनली ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोविजन किए गए थे। thus emphasizing the importance of local representation and inclusion in political leadership. पॉलिटिकल लीडरशिप में लोकल पीपल का रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इलेक्शंस। पंचायती राज इलेक्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के अंदर? पंचायती राज इलेक्शंस आर नाउ कीनली कंटेस्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के मैनी पार्ट में पंचायती राज इलेक्शंस कीनली कंटेस्ट किए जाते हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेट इन लीडरशिप। देयर हैव बीन मैनी सक्सेस स्टोरीज, पॉसिबली द मोस्ट नोटेबल ऑफ देम बीइंग द स्किल ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेट इन लीडरशिप। nearly 40 lakh elected women representative बिकॉज वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है और इंडिया के अंदर 14 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेरियस पॉलिटिकल सेक्टर्स प्रोग्राम्स आर नाउ इम्प्लीमेंटेड थ्रू लोकल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के वेरियस सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, स्पेशली ग्राम पंचायत के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वाई देन इज द पंचायती राज मूवमेंट इन डिस्ट्रेस? पंचायती राज मूवमेंट डिस्ट्रेस क्यों फील कर रहा है? देर आर सेवरल रीजन्स सच एज अ डिक्लाइन इन पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिकॉज पब्लिक पार्टिसिपेशन अब डिक्लाइन हो चुका है पंचायती राज सिस्टम में। ये भी वजह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं। नंबर 2, ओवर डिपेंडेंस ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। विलेज या लोकल एरिया जितने भी हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर उनका ओवर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। नंबर 3, पॉलिटिसाइजेशन थ्रू द एंगेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द स्टेडी डिक्लाइन ऑफ पंचायत इवन इन पायनियर स्टेट सच एज केरला। पॉलिटिकल पार्टीज का जितने भी लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनका एंगेजमेंट बढ़ गया। इट मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन इसका हो रहा है और यही वजह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टडी डिक्लाइनिंग हो रहे हैं। 4, बिग शिफ्ट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। करंट सिचुएशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर 4 बिग शिफ्ट कौन कौन से हुए हैं? फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हैज प्लेटोड। करंट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन
धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू डिवॉल्व स्टाफ टू लोकल गवर्नमेंट एंड सीड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टाफ डिवॉल्व करे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को भी सीड किया जाए। सिमिलरली द फ्लो ऑफ अनटाइड ग्रांट दैट फ्लो टू लोकल गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज टू इनहांस ऑटोनॉमी इन लोकल डिसीजन मेकिंग। सेकंड जो बिग चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अनटाइड ग्रांट जो लोकल गवर्नमेंट के लिए होने चाहिए था उसका फ्लो अब कम हुआ है और इसको इंक्रीज करने की जरूरत सो दैट लोकल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को एनहांस किया जा सके। A report in 2022 by Ministry of Panchayat Raj show that less than 20% of states have devolved all 29 subjects listed in the 11th schedule of the Constitution। 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा गिवन की गई थी। लेस देन 20% स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 29 सब्जेक्ट जो कि 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है 29 सब्जेक्ट डिवॉल्व किए हैं। ऐसे स्टेट ओनली 20% से भी कम है। सेकंड पंचायत हैव बीन फोर्स्ड टू सीड फिस्कल ऑटोनॉमी ओवर रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में पंचायती राज को फिस्कल ऑटोनॉमी उनकी जो पहले हुआ करती थी उसको सीड कर दिया गया है। इट मीन्स फिस्कल ऑटोनॉमी से रिलेटेड पावर उनकी अब कम हो रही है धीरे धीरे। डीबीटी इंक्रीज डायरेक्ट ट्रांसफर टू पंचायत इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 1.45 lakh crore under the 13th Finance Commission to rupees 2.36 lakh crore under the 15th Finance Commission 2021-26। डायरेक्ट ट्रांसफर पंचायत के लिए अब इंक्रीज हुए हैं। 13 फाइनेंस कमीशन जो कि 2010 से 15 तक रहा, 15 से 20 14th फाइनेंस कमीशन रहा एंड 20 से 26 ये 15th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड है। हालांकि 16th फाइनेंस कमीशन भी ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। करंट में 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 13th फाइनेंस कमीशन में पंचायत के लिए ट्रांसफर 1.45 लाख करोड़ हुआ करता था, वहीं 15th फाइनेंस कमीशन में 2.36 लाख करोड़ यहाँ पर ये फाइनेंस इंक्रीज हो गया। Untied grants decrease. At the same time, here there has been a significant reduction in untied grants from 85% in the 13th Finance Commission to 60% in 15th Finance Commission। 13th फाइनेंस कमीशन में अनटाइड ग्रांट जो हुआ करते थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 85% से लेकर अब 60% तक ये डाउन हो चुका है। Third, encouraging trends of freebies and subsidies. In India, in last few years, an over-reliance by political parties on cash transfer also decreased the significance of local governance because political parties के पास अपना कोई वेलफेयर मिशन नहीं है। करंट में फ्रीबीज और सब्सिडीज से रिलेटेड जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर वेलफेयर स्कीम्स जो होने चाहिए उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। फोर्थ, डीबीटी मॉडल रिड्यूस द लोकल अकाउंटेबिलिटी दैट पंचायत ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड। लोकल अकाउंटेबिलिटी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज डीबीटी मॉडल अब इंडिया के अंदर आ चुका है। ट्रेडिशनली पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के पास जितने भी ट्रेडिशनली इनके पास ये सारे वर्क हुआ करते थे, वो वर्क जिनके लिए आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के लिए किए जाते हैं वो पहले पंचायत के पास हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं है, इस वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम हो गया है। Since transfer delivered primary using the Jamdan Aadhaar mobile platform, the role of Gram Panchayat as intermediary for beneficiary selection or grievance redress has reduced significantly. Because current में जनधन आधार मोबाइल जेम प्लेटफॉर्म के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे प्रोविजन किए जाते हैं। उससे पहले ग्राम पंचायत बेनिफिशियरी सिलेक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड अपनी जो ड्यूटीज हैं वो प्ले किया करते थे, रोल प्ले किया करते थे। अब ये सारे जो रोल हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम विच डिस्बर्स्ड ₹6,000 एनुअली टू फार्मर्स ऑपरेट थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर विदाउट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। करंट में एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जिसके अंडर ₹6,000 एनुअली फार्मर्स को गिवन किए जाते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इन्वॉल्वमेंट के बिना डायरेक्ट ट्रांसफर फार्मर्स के लिए किया जाता है। फिफ्थ इज द रैपिड अर्बनाइजेशन दैट इंडिया हैज सीन इन रिसेंट डिकेड्स। इंडिया ने रिसेंट डिकेड्स में रैपिड अर्बनाइजेशन देखा है, इस वजह से भी लोकल लेवल डेवलपमेंट पर फोकस कम हुआ है
और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर भी इसका एफर्ट पड़ा है। In 1990, nearly three quarters of India lived in rural areas. This has now decreased to around 60% and is going down steadily. 1990 में थ्री फोर्थ इट मीन्स अबाउट 75% पीपल रूरल एरियाज में लिविंग किया करते थे। वहीं अब ये करंट में 60% पर आ गया। इट मीन्स 60% लोग अब रूरल एरियाज में रहते हैं, जो कि ये जो परसेंटेज है वो स्टडीली डाउन हो रहा है। Consistent trend of urbanization has meant that the policy focus of development has shifted to India's cities and towns. अर्बनाइजेशन का कंसिस्टेंट ट्रेंड ये शो कर रहा है कि पॉलिसी फोकस ऑफ डेवलपमेंट का जो भी पॉलिसी फोकस है वो इंडिया सिटीज एंड टाउन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इट मीन्स ग्रास रूट लेवल पर या विलेजेस के अंदर जो पॉलिसी फोकस होना चाहिए था वो अब नहीं है। म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स बोथ ऑफ गवर्नेंस एंड फाइनेंसिंग इज द मेन प्रायोरिटी ऑफ टुडे। आज पॉलिसी का जो भी प्रायोरिटी है वो म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स, बहुत गवर्नेंस एंड फाइनेंसिंग पर ज़्यादा फोकस है। विलेज लेवल पर फोकस उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाउ पंचायत राज सिस्टम कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। पंचायत राज सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है। लोकल गवर्नेंस रूरल इंडिया नीड्स टू बी रिवाइव्ड इन substantive term as 94 crore Indians still live in villages. Over 45% of population is still engaged in agriculture. लोकल गवर्नेंस रूरल का उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया के अंदर 94 करोड़ लोग अभी भी हैं जो विलेजेस के अंदर रहते हैं एंड 45% तक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है। ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रूरल एंड अर्बन डिवाइड को ब्रिज कर सकते हैं। अट नेटवर्क पंचायती राज सिस्टम could play a vital role in bridging the rural urban divide by using advanced technology, citizen engagement in local planning, decision making. पंचायत राज सिस्टम का नेटवर्क रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज करने में एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करें, लोकल प्लानिंग में सिटीजन्स को इंगेज करें, डिसीजन मेकिंग में सिटीजन को अगर इंगेज किया जाता है तो इसके थ्रू रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज किया जा सकता है। एनेबलिंग वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। पंचायत एवरी पंचायत के अंदर अगर वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अगर बूस्ट किया जाता है तो इसके थ्रू भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पंचायत कैन प्ले इट्स रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जितने भी हैं उसके मैनेजमेंट में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट अगर किया जाता है तो इसके थ्रू कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। पंचायत कैन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रेसिडेंट। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंटीग्रेट करने में, डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रेसिडेंट के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस व्हाई 7.6 crore मनरेगा वर्कर्स जॉब कार्ड डिलीटेड एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम फॉर मनरेगा वर्कर्स। The main objective of मनरेगा is to provide a deprived household a sense of work security, but the Aadhaar-based payment system raise many problems faced by many workers. मनरेगा स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिप्राइव्ड हाउस होल्ड के लिए सेंस ऑफ वर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। बट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS जब से स्टार्ट हुआ है मैनी वर्कर्स के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देयर आर वेरियस चैलेंजेस इन द प्रोजेक्ट ऑफ लिंकिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू डिजिटाइज इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बिकॉज करंट में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को डिजिटाइज्ड इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ जो लिंक किया जा रहा है इसके बिफोर वेरियस चैलेंजेस इंडिया के अंदर रेज हो रहे हैं मनरेगा से रिलेटेड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज द लीगल राइट टू वर्क फॉर 100 days पर ईयर पर रूरल हाउस होल्ड। मनरेगा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पर ईयर पर हाउस होल्ड के लिए 100 days
वर्क का लीगल राइट प्रोवाइड कराना है। ईच हाउस होल्ड गेट्स अ यूनिक जॉब कार्ड कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ऑल इट्स रजिस्टर्ड अडल्ट। ईच हाउस होल्ड के लिए एक यूनिक जॉब कार्ड गिवन किया जाता है जिसके अंदर उस हाउस होल्ड के अडल्ट मेंशन किए होते हैं। वन कैन नॉट वर्क इन मनरेगा विदाउट अ जॉब कार्ड। अगर किसी का जॉब कार्ड नहीं बना हुआ मनरेगा के अंदर उसको वर्क करने का राइट नहीं है। इन वर्ड सिचुएशन जॉब कार्ड कैन बी डिलीटेड। बिकॉज ये जो मेन इशू है वो जॉब कार्ड का डिलीशन से रिलेटेड है। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसमें जॉब कार्ड डिलीट किए जा रहे हैं। अ जॉब कार्ड कैन ओनली बी डिलीटेड अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें जॉब कार्ड को डिलीट किया जा सकता है। नंबर वन, व्हेन अ हाउस होल्ड परमानेंटली माइग्रेट। अगर कोई हाउस होल्ड परमानेंटली माइग्रेट कर चुका है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। नेक्स्ट, द जॉब कार्ड इज फाउंड टू बी डुप्लीकेट। अगर जॉब कार्ड डुप्लीकेशन अगर उसमें फाउंड होता है उस केस में भी इसको डिलीट किया सकता है। इफ इट वाज इशूड बेस्ड ऑन फोल्ड डॉक्यूमेंट। और फोल्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू इसको इशू किया जाता है उस केस में भी बाद में अगर ये वेरीफाई होता है कि फोल्ड डॉक्यूमेंट इसके लिए अप्लाई किए गए थे उस केस में यहाँ पर डिलीट किया सकता है। एडिशनली इफ अ ग्राम पंचायत इज रिक्लासिफाइड एज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल जॉब कार्ड्स इन दैट पंचायत आर डिलीटेड। कोई भी ग्राम पंचायत अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसको रिक्लासीफाई अगर कर दिया जाता है उस ग्राम पंचायत के ऑल जॉब कार्ड डिलीट कर दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। मनरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है। इंक्लूजन ऑफ कॉमन पीपल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस में कॉमन पीपल के इंक्लूजन को इसके थ्रू इंश्योर किया जाता है। मनरेगा स्कीम हैज एम्स सच एज इंक्लूजन ऑफ कॉमन पीपल इन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मिटिगेशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को मिटिगेशन करने में भी मनरेगा का एक इम्पोर्टेंट रोल है। 100 days of guaranteed wage employment. Manrega has aimed to provide at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household whose adult member volunteer to do skilled unskilled manual work. मनरेगा स्कीम के अंडर एवरी हाउस होल्ड के लिए एवरी ईयर 100 डेज वर्क का लीगल गारंटी यहाँ पर दिया गया है। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स इज ऑल्सो फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स। ड्यूरेबल एसेट्स का क्रिएशन भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। हाउ मेनी मनरेगा जॉब कार्ड हैव बीन डिलीटेड इन लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर्स में कितने जॉब कार्ड अभी तक डिलीट किए गए हैं। इन द लास्ट 4 ईयर्स नेम ऑफ 10.43 करोड़ मनरेगा वर्कर्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन डिलीटेड। इंडिया के अंदर लास्ट 4 ईयर्स में 10.43 करोड़ मनरेगा वर्कर्स के जॉब कार्ड डिलीट किए जा चुके हैं। रिसर्च शो दैट देयर आर मोर देन 26 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड विद मनरेगा। मनरेगा के अंडर अबाउट 26 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर हैं जिनमें से 10.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट किए जा चुके हैं। इट मीन्स अबाउट हाफ के आसपास कार्ड यहाँ पर डिलीट किए जा चुके हैं। 2021 में अबाउट 1.49 करोड़ जॉब कार्ड यहाँ पर डिलीट किए गए थे। सबसे ज़्यादा 2022 में 5.53 करोड़ जॉब कार्ड यहाँ पर डिलीट गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। अबाउट मनरेगा। मनरेगा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नोडल एजेंसी इससे रिलेटेड कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका नोडल एजेंसी है। लॉन्च किया 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। टाइप ऑफ स्कीम, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बेनिफिशियरी और हाउस होल्ड मेंबर्स एज मोर देन 18 ईयर्स एंड रिसाइडिंग रूरल एरिया। कोई भी हाउस होल्ड मेंबर जो कि रूरल एरिया में रिसाइड कर रहे हैं। कवरेज एरिया एंटायर कंट्री एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशन। एंटायर कंट्री के अंदर ये कवरेज एरिया है इसका। बट कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 100% अर्बन पॉपुलेशन है जहाँ पर वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। बेसिस फॉर वेज रेट्स। वेज ऑफ मनरेगा डिसाइडेड बेस्ड ऑन चेंज इन द CPI-AL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एग्रीकल्चर लेबर के बेस पर मनरेगा का वेजेज यहाँ पर फिक्स किया जाता है। राइट टू डिमांड एंड रिसीव वर्क विद इन 15 days ड्यूरिंग ड्रॉट नेचुरल कैलेमिटी एंड टू सर्टेन ST हाउस होल्ड। एडिशनल 50 days ऑफ अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट इज गिवन इन द फाइनेंशियल ईयर। ड्रॉट या नेचुरल कैलेमिटी के ड्यूरिंग सर्टेन ST हाउस होल्ड पीपल के लिए एडिशनल 15 days ऑफ अनस्किल्ड वेज यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गिवन किया जाता है। राइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड द पेमेंट इज टू बी मेड इन 15 days। राइट टू इम्प्लीमेंट 15 days के अंदर गिवन करना होगा। अलाउंस 15 days के अंदर पेमेंट करना होगा। राइट टू वर्कर्स फैसिलिटेड, इट इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर,
शेड एंड मेडिकल एड। वर्कर्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन किया गया है, शेड का प्रोविजन किया गया है एंड मेडिकल एड भी इसके लिए प्रोविजन किया गया है। जियो टैगिंग ऑफ क्रेडिटेड एसेट्स का जियो टैगिंग इसके अंदर कंपलसरी है। थ्रू जियो मनरेगा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एंड इसरो। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC एंड इसरो के एसोसिएशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जियो मनरेगा का ट्रैकिंग करता है। वेरियस के प्रोसीजरल फीचर्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा के प्रोसीजरल फीचर्स क्या क्या हैं? मनरेगा विल नॉट एंगेज एनी कॉन्ट्रैक्टर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इट। मनरेगा के अंदर जो भी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर एंगेज नहीं हो सकते। एट लीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशरीज शैल बी वुमेन हु हैव रजिस्टर्ड एंड रिक्वेस्टेड फॉर वर्क अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जिसने भी रजिस्टर किया है, वर्क के लिए रिक्वेस्ट किया, उनमें 33% वुमेन का प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। What are other key features? Social audit. The Gram Sabha have power to conduct regular social audit of all the projects taken up within the Gram Panchayat under the scheme. स्कीम के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर जो भी प्रोजेक्ट टेकन किया गया है उससे रिलेटेड ग्राम सभा हैव द पावर टू कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट्स। जन मनरेगा इज टूल टू गेट फीडबैक ऑन मनरेगा एसेट्स फ्रॉम यूर सिटीजन्स। सिटीजन्स से मनरेगा एसेट्स पर फीडबैक गेट करने के टूल को जन मनरेगा बोलते हैं। प्रोजेक्ट उन्नति इज हेल्पफुल फॉर स्किलिंग मनरेगा बेनिफिशरीज सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम द करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं पार्शियल एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलता है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट अगर वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मनरेगा वर्कर्स के लिए स्किलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, सच एज उन्नति प्रोजेक्ट। वेरियस चैलेंजेस इन लिंकिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज टू डिजिटाइज इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को डिजिटाइज्ड इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ लिंक करने से रिलेटेड वेरियस चैलेंजेस इंडिया के अंदर है। नंबर 1, इंटरनेट कनेक्टिविटी का लैक है। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन इशूज हैं। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डिसेबल्ड, unrecorded working days, name duplication, lack of awareness, error in linking authentication, elimination of name, discrepancy in name spelling. What are the concerns related to digitized identification system in मनरेगा? डिजिटाइज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो कि मनरेगा के अंदर प्रोविजन किया गया है, इससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है? नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज नॉट ऑफर अ प्लेइंग फील्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन but to provide socio-economically deprived household a sense of work security facilitated by digital technology. मनरेगा का ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफर करना नहीं है, बल्कि डिप्राइव्ड हाउस होल्ड के लिए सोशियो इकोनॉमिकली सेंस ऑफ वर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। नंबर 2, वर्कर हैव बीन प्लेस्ड एट अ मर्जी ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज कंट्रेरी टू द आइडियलाइज्ड नोशन ऑफ मनरेगा। वर्कर्स अब टेक्नोलॉजी के मर्जी पर है, जो कि मनरेगा की नोशन, जो कि आइडियलाइज्ड नोशन था मनरेगा का, उसके कॉन्ट्रेरी है। इट सीम्स दैट टेक्नोलॉजी हैज टेकन प्रेसिडेंस। ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी ने प्रेसिडेंस टेकन कर लिया। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी सीम्स लेज अ प्रायोरिटी, और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी अब ऐसा लग रहा है कि लेज प्रायोरिटी बन चुका है। नंबर 3, द मैनर इन विच द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हैज बीन डिजाइंड, structured and deployed. It looks like state support technological program instead of the technology being an enabler for the worker in the state supported livelihood guarantee scheme. आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है, डिप्लॉयड किया गया है, इट लुक्स लाइक इट इज स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम। ऐसा लग रहा है कि स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम है। नंबर 4, in an era of increasing socio-economic inequality, intensifying precarity in work, diminishing social security and rural distress, technology can play a vital role, but it cannot be states favored. करंट में सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सोशल सिक्योरिटी डिमिनिशिंग हो रही है, रूरल स्ट्रेस, सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, रूरल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी वाइटल रोल प्ले कर सकती है, बट स्टेट को इसको फुल्ली तरीके से फेवर नहीं करना चाहिए। द प्रायोरिटी हैज़ टू ऑलवेज रिमेन द वर्कर्स एंड देयर लाइवलीहुड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी होना चाहिए कि वर्कर्स एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को एक प्रॉब्लम ना बनाया जाए।